बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने थंबनेल पे दो बड़ी ख़बरों का जिक्र किया है। इन दो ख़बरों की तफसीलात के साथ साथ यानी जो मुबैना ऑडियो लीक है साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की, उस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मैंने थंबनेल पे क्यों लिखा है कि वीडियो जाली और झूठ पकड़ा गया, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और दूसरी जो ख़बर है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी के हवाले से नैब की टीम को ये ग्रीन सिग्नल कहाँ से दिया गया है, कैसे दिया गया है, ये क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं वो भी शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन आज इसके अलावा एक तीसरी खबर भी है मुज़ाकरात के हवाले से। आप नाज़रीन जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त सियासी बहरान है। सियासी बहरान की वजह से अब आइनी बहरान भी पैदा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दे चुकी है, लेकिन 14 मई का हुक्म देने के बावजूद भी नज़र नहीं आ रहा कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होने जा रहा है। 90 दिन की बात की जाती है कि पंजाब में अगर 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो आइन टूट जाएगा। ये इमरान खान साहब भी कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कहते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हो, उस पर जो है वो बात नहीं की जाती कि अब वहाँ के ऊपर पाकिस्तान का जो आइन है, क्या उस आइन का खैबर पख्तूनख्वा में इतलाक़ नहीं होता। लेकिन कतई नज़र इस सारी बहस के जो सोशल मीडिया पे की जा रही है। अब मुज़ाकरात के हवाले से कल जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि चलें एक सुप्रीम कोर्ट में पटिशन आई और उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सियासी जमातों को एक मौका दिया कि आप बैठें मुज़ाकरात की टेबल पर और किसी एक तारीख पर इत्तफाक़ राय पैदा कर लें। लेकिन फिर अचानक से परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर जो रेड हुआ उनकी गिरफ्तारी के लिए, और वो मामला भी एक मौमा बना हुआ है कि रेड तो परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी के लिए किया गया था, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन के घर के बाहर पुलिस क्यों पहुंची, उनके घर का दरवाज़ा क्यों तोड़ा गया, उनके घर के शीशे क्यों तोड़े गए, तो ये भी एक मौमा बना हुआ है। इस पर हुकूमत अपनी वजाहतें दे रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का जो इजलास हुआ जिसमें फवाद चौधरी साहब ने कल ये ऐलान किया था कि अगर इस तरीके से गिरफ्तारियाँ करनी है तो फिर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अल्टीमेटली सैनिटी ने प्रवेल किया और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब की सरबराही में जो इजलास हुआ उसमें नाज़रीन यही फैसला किया गया कि मुज़ाकरात के अमल को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, मुज़ाकरात के अमल को सबोताज नहीं किया जाएगा और मुज़ाकरात जो है वो हुकूमत के साथ आगे बढ़ाए जाएंगे। एक तरफ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के अमल में शामिल रहने का फैसला किया, लेकिन दूसरी जानिब अगर लाहौर में इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में ये इजलास हुआ मुज़ाकरात के हवाले से, दूसरी जानिब कल लाहौर मॉडल टाउन में भी हुकूमती जो बड़ी जमात है मुस्लिम लिबास उनका इजलास हुआ। उस इजलास में नाज़रीन 2 बड़े अहम फैसले किए गए। अब उन फैसलों के नतीजे में इन मुज़ाकरात की हैसियत क्या रह जाती है या मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलना है क्या नहीं निकलना, वो भी बड़ा वाज़ेह हो जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि जुलाई में इलेक्शन करवा दें, बल्कि खान साहब ने तो कल ये कहा कि 14 मई से पहले आप असम्बली तहलील करने की तारीख दे दें तो फिर हमारी मुज़ाकरात पे बात हो सकती है। तो खान साहब ने भी कंडीशन लगा दी है और हुकूमत ने भी कंडीशन लगा दी है। हुकूमत ने नाज़रीन कंडीशन ये लगाई है इन मुज़ाकरात के हवाले से कि एक तो आला शख्सियत के आला ओहदे पर रहते हुए इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होंगे। अभी आला शख्सियत कौन सी हैं? आर्मी चीफ को इन्होंने लगाया है, वज़ीर आज़म इनका अपना है, तो आला शख्सियत कौन सी हो सकती है? एक ही नाज़रीन शख्सियत हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब, जिन्होंने 14 मई का इलेक्शन करवाने का फैसला दिया। 3 रुकनी बेंच में उनके साथ इजाज़ुल हसन साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं। अब हुकूमत ये कह रही है कि फ़ैसला तो जो था इलेक्शन के हवाले से पटिशन के ऊपर वो तो 4-3 का था। अब हुकूमत कह रही है कि ये 3-2 का फैसला तो हम नहीं मानते, बल्कि हुकूमत तो यहाँ तक कह चुकी है कि इस बेंच का हम बाइकआउट करते हैं, इस बेंच के इस फैसले को हम नहीं मानते। तो कल के नून लीग के इजलास में ये फैसला किया गया है कि जब तक उमर बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं इलेक्शन को नहीं माना जाएगा। ना सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं मानेगी, बल्कि उसमें इस बात का भी इजहार किया गया कि हुकूमती जितनी इत्तेहादी सियासी जमातें हैं वो भी इलेक्शन को नहीं मानेंगी, वो भी चीफ जस्टिस के नीचे इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे, उनके नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये जो चीज़ आपके साथ हमने शेयर की, आप नाज़रीन अंदाज़ा लगा लें कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन इस सूरत में हो जाता है तो तमाम सियासी जमातें, सिर्फ इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ के, क्योंकि वो तो इलेक्शन लड़ेगी, इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर बाकी सियासी जमातें इस इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल नहीं होती तो फिर उस इलेक्शन की हैसियत क्या रह जाएगी? उस इलेक्शन को कौन मानेगा? और क्या ऐसा इलेक्शन होने के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आ पाएगा? क्या मुल्क में सियासी हालात, मुआशी हालात जो हैं वो बेहतर हो पाएंगे? तो ये फिर भी हमें सोचना होगा कि इलेक्शन अगर करवाना है तो एक ही तारीख को बेहतर रहेगा, लेकिन इसमें लचक जो है वो दोनों जानिब से आनी चाहिए। और कल के इजलास में ये भी कहा गया
कि इलेक्शन कराने का जो फैसला है वो IMF से पैसे मिलने के बाद होगा। जब पैसे आएंगे IMF के, उसके बाद फैसला किया जाएगा इलेक्शन करवाने के हवाले से। अब आ जाते हैं हमारे आज के मीर लॉ की जो दो बड़ी खबरें हैं। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, थोड़ा सा गला ख़राब है। ऑडियो लिखे हवाले से नाज़रीन पहले बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि मैंने क्यों लिखा जाली वीडियो और झूठ पकड़ा गया। नाज़रीन, कल के आखिरी व्लॉग में हमने आपको ये बताया था कि अब तक की जो जितना वक्त गुजर चुका है, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की बेटे की जो ऑडियो है उसके लीक होने के बाद अब तक उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ना साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ आया है और ना ही उनके बेटे नजम साहब का मौक़िफ़ आया है, और ना ही अबूज़र चद्दर जिसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और ना वो उज़ैर बिन असद जिसके साथ दूसरी कॉल पे बात कर रहे थे नजम साहब, किसी का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। लेकिन रात गया नाज़रीन, जी न्यूज़ के प्रोग्राम शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि उनकी बात हुई है साकिब निसार साहब के साथ और साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ सामने आया है। अब ये साकिब निसार साहब का मैं मौक़िफ़ के कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और फिर आप नाज़रीन ये के सामने ये भी रखूँगा कि इसमें झूठ कहाँ पे है, ये ऑडियो जाली कहाँ पे है, और फिर असद मियाँ उज़ैर बिन असद का भी मौक़िफ़ सामने आया है। ये दो चीज़ें आपने नोट करनी है, फिर आपको ये तमाम की तमाम जो पिक्चर है इस ऑडियो की, जो हकीकत सदाकत है, वो खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगी। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अब साकिब निसार साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि ये जो ऑडियो है इसमें आवाज़ उनके बेटे की है, और इसमें उन्होंने ये भी एतराफ़ किया, यानी एतराफ़ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि तोड़ मोड़ के इस ऑडियो को पेश किया गया। यानी एतराज़ उन्होंने ये उठाया है कि तोड़ मोड़ के, यानी चीज़ों को जोड़ के एडिट करके इस ऑडियो को पेश किया गया है, इसमें कोई और गुफ्तगू हो रही है। दूसरा, उन्होंने एतराफ़ किया कि अबूज़र जो चद्दर है उसकी उन्होंने कहा कि मैंने सिफारिश की है, मैं एक प्राइवेट शख्स हूँ, क्या PTI का टिकट उस अबूज़र चद्दर को दिलवा के देना? साकिब निसार साहब ने कहा मैं एक प्राइवेट शख्स होने के नाते उसकी सिफारिश करूँगा, उसको अगर टिकट मिल जाता तो किसका नुकसान हुआ। बल्कि उन्होंने तो जियो न्यूज़ के बंदे से पूछ लिया कि क्या आपका नुकसान है तो आप बता दें। तो ये दो बातों का एतराफ़ कर लिया। लेकिन चौथी जो अहम बात थी कि पैसे लिए गए पैसे नहीं लिए गए, उसका सिरे से साकिब निसार साहब ने इनकार कर दिया कि मैं लानत भेजता हूँ पैसे के मामले के ऊपर। यानी इसमें किसी किस्म के पैसे का, रिश्वत का या और किसी पैसे का किसी और हवाले से किसी किस्म का जिक्र जो है वो साकिब निसार साहब ने नहीं किया। ये प्योरली उन्होंने कहा कि मैंने सिफारिश की, प्राइवेट शख्स हूँ, तो इसमें क्या किसी का कोई नुकसान हुआ। अब आ जाते हैं, यानी वो कह रहे हैं कि मैंने फ़ी सबीलिल्लाह सिफारिश की, और फिर अच्छा इसमें किसी कारोबार लेन देन का भी जिक्र नहीं। अब मियाँ उज़ैर बिन असद साहब का जो मौक़िफ़ सामने आया, जिसके साथ दूसरी गुफ्तगू हुई साकिब निसार साहब के बेटे नजम साकिब की, जिसमें वो कह रहे थे बेटे साकिब निसार साहब के भी 120 से कम नहीं लेना, तो उसमें अब मियाँ उज़ैर बिन असद साहब ये कहते हैं कि ये जाली वीडियो है। अब जाली वीडियो जो वो कहते हैं, क्योंकि उसने दो बातें की उज़ैर बिन असद साहब ने, एक तो उन्होंने कहा कि ये जाली वीडियो है, दूसरी उन्होंने कहा कि ये एडिट शुदा है। अब नाज़रीन, जो जाली होती है वो तो जाली होती है, आपको पता नहीं होता कि जाली जो है वो एडिट की गई है, एडिट नहीं की गई, क्योंकि वो आपकी वीडियो ऑडियो होती नहीं। हाँ, एडिट शुदा वो होती है, आपको पता होता है कि मैं फ़ोन कॉल पे ये बात कर रहा था, इसमें ये चीज़ निकाल दी गई है, ये चीज़ रख ली गई है, उसको आप एडिट शुदा कहते हैं। और उसका बेहतर तरीका ये होता है, आप मुतालबा कर सकते हैं कि ये जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, अगर किसी ने रिकॉर्डिंग की है, जिसने रिकॉर्डिंग की है, तो हम उससे ये मुतालबा करते हैं कि पूरी की पूरी जो हमारी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड की गई है वो पूरी की पूरी मंजर आम पे लाई जाए। और अगर जाली होती है तो आप उस शख्स के खिलाफ जो है वो अदालत में चले जाते हैं। लेकिन अब तक जितनी भी ऑडियो सामने आई हैं, चाहे इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों की हो, चाहे इमरान खान साहब की खुद हो, इमरान खान साहब की अहलिया की हो, बुशरा बीबी की हो, फराह गोगी की हो, मलिक रियाज की हो, मलिक रियाज की किसी और के साथ गुफ्तगू हो, या अपने ये वाली साकिब निसार साहब वाली ऑडियोज़ हों, इस तमाम ऑडियोज़ को अभी किसी फोरम के ऊपर चैलेंज नहीं किया गया। हक ज़रूर महफूज रखते हैं, लेकिन इसमें किसी अदालती फोरम पे जाके महीनों गुजर चुके हैं, किसी ने जाके इसको कहीं चैलेंज नहीं किया। अब वो काजी फैसल साहब की आपको वीडियो याद होगी पिछले दिनों जो और मकबूल जान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की थी, वो एक आधी सी वीडियो उन्होंने शेयर की और उससे उसका जो सियाक़ो सबाक था वो कुछ और बन गया। तो मैंने वो पूरी वीडियो फिर आपको सुनाई थी कि ये 31 सेकंड की जो और मकबूल जान साहब दिखा रहे हैं, ये प्रोफेशनल जर्नलिस्टिक डिसऑनेस्टी थी, और तकाजा ये था प्रोफेशन का, ईमानदारी का भी, ऑनेस्टी का भी, कि आप पूरी वीडियो दिखाते। तो मैंने वो 2-2.5 मिनट की वीडियो आपको अपने यूट्यूब चैनल पे अपने प्रोग्राम में दिखाई थी कि हकीकत क्या है यहाँ पे साकिब ने अपना काजी फैसल साहब क्या कह रहे थे। अब मियाँ उज़ैर साहब ये भी कहते हैं, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि मैं, नजम साकिब और जो अबूज़र चद्दर साहब हैं, हम तीनों क्लास फेलो हैं, लंदन में एक साथ पढ़ते रहे हैं। ये साकिब निसार साहब के मौक़िफ़ में कहीं पे इस बात का जिक्र नहीं था कि उनके बेटे और अबूज़र
और तीसरे मियाँ उज़ैर बिन असद, ये लंदन में इकट्ठे पढ़ते रहे। इस बात का एतराफ़ नहीं किया साकिब निसार साहब ने। और आगे चल के उज़ैर साहब ये कहते हैं मियाँ उज़ैर साहब के ऑडियो को एडिट करके चलाया गया। यानी या तो आप कह लें कि जाली है, फिर आप कह रहे हैं एडिट करके चलाया गया, तो आप हकीकत बता दें कि आपकी क्या गुफ्तगू हो रही थी। और आगे वो कहते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख की मुंतकली जो है वो कारोबारी लेन देन की थी। अगर आप पूरी वो गुफ्तगू सुने जो मियाँ उज़ैर साहब कह रहे हैं कि वो कारोबारी गुफ्तगू हो रही थी 1 करोड़ 20 लाख की, उस पूरी ऑडियो में कहीं इस बात का जिक्र नहीं कि किस कारोबार की मद में, किस चीज़ की मद में ये पैसों की बात हो रही है, बल्कि उसमें तो जब बात की 1-20 से हमने कम नहीं लेने, बात डिसाइड हो चुकी है, इससे कम नहीं लेने, तुम ये हो मैं वो हूँ, इस तरह ना करो मैं डायरेक्ट हो जाऊँगा, उसमें तो कहीं कारोबार लेन देन की बात नहीं हो रही भी क्या बेचा गया क्या नहीं बेचा गया। और अगर बेचा गया है उसका रिकॉर्ड सामने ला के इस ऑडियो को जाली साबित किया जा सकता है, लेकिन ऐसी तो कुछ हुई नहीं। और फिर साकिब निसार साहब की आप ऑडियो सुने जो उनका मौक़िफ़ सामने आया है, वो ये कहते हैं कि पैसे लेने देने पे लाने भेजता हूँ। उनके पूरे मौक़िफ़ में इस बात का जिक्र नहीं कि ये जो 1 करोड़ 20 लाख की बात हो रही है किसी कारोबारी लेन देन के हवाले से हो रही है, किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के हवाले से हो रही है। और आगे चल के जनाब ये भी कहते हैं मियाँ उज़ैर साहब कि मेरा कारों का शोरूम है और मेरा नजम साकिब के साथ जो है वो लेन देन है, यानी कोई कार ख़रीदी है, कोई कार दी गई है, उस हवाले से लेन देन है। लेकिन ये लेन देन तो फिर उज़ैर बिन असद और साकिब बिन सार के बेटे नजम साकिब के माबैन होने चाहिए। इसमें अबूज़र चदर साहब कहाँ पे आ गए? वो तो टिकट की बात हो रही है, टिकट के हवाले से बात हो रही है। फिर अगर इन दोनों का आपस में कारोबारी लेन देन है, ये जनाब मियाँ उज़ैर बिन असद साहब का और उसके साथ साथ साकिब निसार साहब का, तो ये तो इन दोनों के आपस की ट्रांजैक्शंस है, आपस का कोई लेन देन है। इसमें अबूज़र चदर का जिक्र कहाँ से आ गया, उसके टिकट का जिक्र कहाँ से आ गया? तो बात यह है कि इस वीडियो को जाली तो कहा जा रहा है ऑडियो को, लेकिन इसको जाली साबित करने के हवाले से कोई हकीकत जो है, जो जाली कह रहे हैं वो कोई चीज़ सामने लेके नहीं आई। अल्टीमेटली इतना तो कर सकते हैं कि वकील हैं तीनों, अबूज़र साहब भी और उज़ैर साहब भी और साकिब निसार साहब के बेटे नजम साकिब साहब भी, वो किसी अदालती फोरम पे जाके इसको चैलेंज कर दें। लेकिन अभी तक चैलेंज जो नहीं किया जा रहा, उससे बज़ाहिर ये तासुर मिल रहा है कि गालिबन और भी ऑडियोज़ हैं और हो सकता है ये मुकम्मल ऑडियो जो एडिट की बात की जा रही है, जब ये मुकम्मल ऑडियो किसी अदालती फोरम पर गए, वहाँ पर पेश की गई, तो मामला लेने का देना भी पड़ सकता है। ये अलग बहस है कि ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हुई, कैसे रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन जब ऑडियो को चैलेंज करेंगे तो फिर और बहुत सारी बातें निकल के सामने आएंगी। तो ये मैंने इस हवाले से लिखा था कि अब तक जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें कुछ सच वाली बात नहीं लगती, उसमें बाज़ार ऐसा लगता है कि उसमें भी गलत बयानी की जा रही है, चीज़ों को कवर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चीज़ें कवर अप हो नहीं रही। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ नैब में इस वक्त 3 केसेस, मुख्तलिफ केसेस की समाअत हो रही है, मतलब इंक्वायरी चल रही है। एक नाज़रीन है जो 50 अरब रुपये मलिक रियाज के बरतानिया से NCA से पाकिस्तान में वापस आए, वो पैसे बरतानिया ने पाकिस्तान को दिया। खान साहब ने वो पैसा वफाकी काबीना के इजलास से अप्रूवल लेके इधर से बरतानिया से पकड़ा और दूसरे हाथ से मलिक रियाज साहब को वापस कर दिया। पूछा नहीं गया भाई आप ये पैसा पाकिस्तान से बरतानिया कैसे लेके गए थे, क्योंकि बरतानिया में तो मलिक रियाज जो है इस बात का जवाब नहीं दे सके थे, फिर इस वजह से वो पैसा पाकिस्तान को दिया गया। मलिक रियाज को पैसा वापस करना था तो क्या उनसे पूछा जाना नहीं बनता था कि आप बता दें कि पैसा आप पाकिस्तान से लंदन कैसे लेके गए, किस सोर्स से लेके गए? क्योंकि अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती तो मलिक साहब ने NCA में पेश कर देनी थी, लेकिन वहाँ पे तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मलिक साहब के पास सबूत नहीं था। तो ये हैंडी के थ्रू गया, किसी लॉन्च के थ्रू गया या किसी और तरीके से लिया गया, मलिक साहब ने वहाँ पे जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे भी मलिक साहब से कोई पूछा नहीं गया कि पैसे आपने कैसे लिए, कहाँ से लंदन पहुँचे, और फिर वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में एडजस्ट करवा दिया गया। मलिक रियाज साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट को 460 अरब रुपये देने हैं कराची की ज़मीन के हवाले से, कराची के प्रोजेक्ट के हवाले से। ये राज़िन जब ये अप्रूवल वफाकी काबीना के इजलास में लेगी कि पैसे मलिक साहब को वापस करने हैं, इसके 3 माह के बाद जो खान साहब ने अलकादर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट के सबसे बड़े डोनर जो है मलिक रियाज हुसैन साहब बन गए। मलिक रियाज हुसैन साहब ने पैसे लेने के बाद इल्ज़ाम यह है कि उन्हें बाउंटी के तौर पे, रिश्वत के तौर पे खान साहब को अलकादर ट्रस्ट के लिए सैकड़ों 467 कनाल या 67 कनाल या 57 कनाल ज़मीन जो है वो दे दी अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए। वहाँ पे आपको बता दें कि PTI वालों ने बड़ी एक कंपेन तो चलाई थी कि देखें अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए अगर ज़मीन ली है तो खान साहब ने क्या बुरा कर दिया। बात यह कि अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन लेना एक और बात है, अपने पैसों से लें और बात है, कोई एक साफ़ सुथरा बंदा उसको डोनेट कर दे और बात है। लेकिन अगर 50 अरब बाहर से आएँ, खान साहब का पवादा भी हो कि बाहर से लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस लेके आएंगे, लेकिन वो लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस आया और जिसने लूटा है उसी लूटने वाले डाकू डुकेट को मैं एक बात कर रहा हूँ कि कोई पैसा लूट के पाकिस्तान से लेके गया है, वो पैसा अगर लूटा हुआ आपने पकड़ लिया है, आपको मिल गया है,
पाकिस्तान वापस लाने के बाद लूटे हुए पैसे को आप चोर डाकू लुटेरे को वापस कर देंगे, तो फिर आपने क्या आवाम के साथ वादा किया था? आप अपने कौलोफिल के जो खिलाफ जा रहे हैं। तो वो पैसा बरतानिया ने पाकिस्तान को दिया, खान साहब को वापस कर दिया, ये हकीकत है, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता। लेकिन उसके बाद जो सैकड़ों कनाल ज़मीन हासिल की गई अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए, उस पर इल्ज़ाम ये है कि वो रिश्वत के तौर पर हासिल की गई, मुबैना तौर पर। तो ये 2 केसेस खान साहब के खिलाफ हैं, अख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल का। इसके अलावा तोशा खाना का मुकदमा है इमरान खान साहब के खिलाफ, जो तहाइफ हैं वहाँ पर भी खान साहब ने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ज़ाती फ़ायदा, ज़ाती मफाद हासिल करने की कोशिश की है। उस केस में तो अभी कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन ये इस केस में ये 50 अरब वाले में और अलकादर यूनिवर्सिटी वाले में नैब की जानिब से खान साहब को नोटिस करके बुलाया गया था इंक्वायरी स्टेज के ऊपर। पहले तो खान साहब के खिलाफ कंप्लेंट आई थी ना, वो कंप्लेंट, उसकी वेरिफिकेशन हुई, वेरिफिकेशन के बाद इंक्वायरी के प्रोसेस में चले गए। इंक्वायरी के प्रोसेस में जब नैब गया तो खान साहब को नोटिस किए गए, बुशरा बीबी साहिबा को नोटिस किए गए, लेकिन ना इमरान खान साहब पेश हुए ना बुशरा बीबी साहिबा पेश हुई। लेकिन उन नोटिस को, नैब के कॉल अप नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि आप जो है इस नोटिस को मुअत्तल कर दें और जो इंक्वायरी है उसको यहाँ पर रुकवा दें और इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने से रोक दें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कोई हुक्म सादिर नहीं किया, ऐसा कोई इमरान खान साहब को नहीं दिया। अब नाज़रीन ये खबर सामने आई है कि इमरान खान साहब के खिलाफ इन दोनों केसेस की जो इंक्वायरी है 50 अरब मलिक रियाज को देने वाले और उसकी मद में जो सैकड़ों कनाल अराज़ी हासिल की गई, इस केस की इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया है। और इन्वेस्टिगेशन में नाज़रीन तब्दील होने का मतलब ये है कि अब नैब की टीम जो इस मामले की तहकीकात कर रही है उसके पास कुल्ली अख्तियार है, मुकम्मल अख्तियार है कि खान साहब को अब तक जो नोटिस किए गए, खान साहब पेश नहीं हुए। अब अगर खान साहब पेश नहीं होते, बुशरा बीबी पेश नहीं होते और कोई और मुल्ज़म पेश नहीं होता, तो नैब की तहकीकाती टीम के पास ग्रीन सिग्नल है चेयरमैन नैब का इसको इंक्वायरी में कन्वर्ट करने के बाद कि वो किसी भी मुल्ज़म को किसी भी वक्त भाई कहीं पर भी जो है गिरफ्तार कर सकता है। तो ये था आज का हमारा वीलॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ